अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरा नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समरी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स की। हम देखेंगे कि हमने अपने सब लेक्चर्स में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया और हमने इनमें क्या क्या सीखा। हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 यानी एंजाइम्स के चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस की थी एक टर्म जो कि थी मेटाबॉलिज्म की। हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म की टर्म एक ग्रीक वर्ड से निकली है और इसका मतलब है चेंज। और हमने मेटाबॉलिज्म की टर्म को चेंज की टर्म से क्यों निकाला, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी हमारी बॉडी और हमारी बॉडी पार्ट्स में। और मेटाबॉलिज्म के टर्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमने कैसे डिफाइन किया था कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर कर रहे हैं उनके लिए हम एक कलेक्टिव टर्म यूज़ करते हैं जिसको हमने नाम दिया मेटाबॉलिज्म का। हमने मेटाबॉलिज्म की जो इम्पोर्टेंस थी उसमें हमने देखा कि अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ना हों तो ना तो हम ग्रो कर सकते हैं, ना ही हमारी बॉडी डेवलप कर सकती है, ना रिप्रोड्यूस कर सकती है और ना ही किसी किस्म की भी फिजिकल एक्टिविटी शो कर सकती है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें न्यू मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। जैसे अगर अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाएं तो हम ये कहेंगे कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। और इसी तरह अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि वो रिएक्शंस जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हमने नाम दिया था कैटाबॉलिज्म का। इसी तरह फिर हम आ गए थे एंजाइम्स पे। एंजाइम्स प्रोटीन नेचर होते हैं और ये वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं या ये बायो कैटलिस्ट हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मगर ये खुद केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। हम ये देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करती है उसे हमने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी का। और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि अनकैटलाइज्ड हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी एंजाइम के बगैर हो रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर करते हैं, यानी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जो कि कैटलाइज्ड हैं, यानी एंजाइम कैटलाइज्ड हैं, जिनमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं स्पीड अप करने में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा होती है कम, क्योंकि ये एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कम कर देते हैं। कैसे कि ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं या फिर सबस्ट्रेट की जो ओरिएंटेशन होती है उसको करेक्ट ओरिएंटेशन दे देते हैं, या फिर जो सबस्ट्रेट की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको चेंज करके ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी एंजाइम्स के, जिसमें आप लोगों ने दो बेसिस पे एंजाइम्स को क्लासिफाई किया था। एक तो उनकी साइट ऑफ एक्शन पे और एक उनकी किस बेस पे, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पर। हमने देखा कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि साइट ऑफ एक्शन की बेस पे क्लासिफाई हम करते हैं, जैसे कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम। और वो एंजाइम्स जो कि सेल के बाहर जाकर एक्ट करते हैं उनको हमने नाम दिया था एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का, जैसे कि पेप्सिन जो कि ग्लैंड्यूलर सेल्स से बाहर काम करता है और ये हमारे स्टमक की कैविटी में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करता है। उसके बाद
फिर हमने एंजाइम को क्लासिफाई किया था सबस्ट्रेट्स की बेस पर। जैसे कि हमने ये देखा था कि वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन पे काम करते हैं उनको हमने प्रोटीएस का नाम दिया। वो एंजाइम्स जो लिपिड्स पे काम करते हैं उनको हमने नाम दिया लाइपेज का। वो एंजाइम्स जो स्टार्च पे काम करते हैं उनको हमने नाम दिया था अमाइलेज का। और वो एंजाइम्स जो कि किसी भी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन में काम करेंगे उनको हमने नाम दिया था हाइड्रोलेसिस का। वो एंजाइम्स जो कि सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं उनको हमने नाम दिया था सेलुलेसिस का। इसी तरह फिर हम आ गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पर। तो हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही कम यानी माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं और ये किसी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड को मिलियंस टाइम्स फास्टर करते हैं किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से। फिर हमने देखा था कि एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स या कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने में, और ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम की हेल्प करते हैं उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने में, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये मेटल आयंस की फॉर्म में होंगे, अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये हीम या हमने पढ़ा था कि फ्लेविन की फॉर्म में हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो कि टाइटली बाउंड है एंजाइम से वो प्रोस्थेटिक ग्रुप थे, और वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो कि लूजली बाउंड है एंजाइम से उनको हमने नाम दिया कोएंजाइम का। जैसे कि हमने पढ़ा राइबोफ्लेविन को, थायमीन को। इसके अलावा फॉलिक एसिड भी एक कोएंजाइम है। फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम्स बहुत सारे केमिकल पाथवेज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद हमने यूजेस पढ़े थे एंजाइम्स के कि एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हुए। जैसे कि हम देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री के बारे में हमने स्टडी किया, फिर हमने बेकिंग इंडस्ट्री को देखा, ब्रूइंग इंडस्ट्री को देखा, पेपर इंडस्ट्री को देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों ने यहाँ पढ़ी वो थी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, यानी कि वो वॉशिंग पाउडर्स, वो डिटर्जेंट्स जो कि एंजाइम रखते हैं उनको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स का। इनमें हमने देखा कि प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करते हैं, लाइपेज एंजाइम लिपिड स्टेन्स को रिमूव करते हैं, अमाइलेज जो हैं वो ऐसे स्टेन्स को रिमूव करते हैं जिनमें स्टार्च मौजूद होता है। और फिर हमने एक और जो बात पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि वो एंजाइम्स जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एक्ट नहीं कर सकते, और जब हम ऐसे डिटर्जेंट्स जो हैं वो गर्म पानी में डालते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन पे बहुत ही सख्त दाग लगे होते हैं जिनको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर के पानी से धोते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये डिटर्जेंट्स जो है वो इतना बेहतर काम नहीं करते क्योंकि इन डिटर्जेंट्स में मौजूद एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो अब हमने जो है वो ऐसे डिटर्जेंट्स भी बना लिए हैं जिनमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, और ये एंजाइम्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं सल्फर बैक्टीरिया से, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे पानी में पाए जाते हैं जो कि है हॉट वाटर स्प्रिंग्स, और इस पानी का टेम्परेचर तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के करीब करीब है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने देखे थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में, और हमने देखी थी पीएच। हमने पढ़ा कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और हमने पढ़ा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने ये देखा कि जो बर्ड्स के एंजाइम्स होते हैं, यानी बर्ड्स की बॉडी में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर हम उनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर देंगे तो जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी के एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, और हम ये कहेंगे कि एंजाइम्स की डीनेचरेशन हो गई है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एंजाइम क्या हो गए, डीफॉर्म हो गए या डिस्ट्रक्ट हो गए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कि किस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी पर। हमने पढ़ा कि जब
एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो मज़ीद सबस्ट्रेट जो है वो इन एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो थी पीएच, और पीएच का इफेक्ट हमने देखा कि जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था इसी तरह ऑप्टिमम पीएच है कि एक स्पेसिफिक पीएच ही एक स्पेसिफिक एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी शो कराती है, यानी कोई भी एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर जाकर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कराएगा और इस पीएच को हम नाम देंगे ऑप्टिमम पीएच का। और हमने इसके लिए एग्जांपल्स पढ़ी थी कि अमाइलेज एंजाइम और कैटालेज एंजाइम अपनी मैक्सिमम जो एक्टिविटी शो करती हैं वो करती हैं पीएच 7 पे। पेप्सिन एंजाइम 1.5 से 1.6 पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है, यानी पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 1.5 से 1.6 तक। और फिर लाइपेज की जो ऑप्टिमम पीएच हमने देखी वो थी 4 to 5। हमने पढ़ा कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो एसिडिक जो कंडीशंस है उनमें ज़्यादा बेहतर काम करता है, और जो हमने पढ़ा कि ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है वो अल्कलाइन सोल्यूशन या अल्कलाइन कंडीशंस में ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हमने दो मॉडल्स को डिस्कस किया था, एक था लॉक एंड की मॉडल और दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल 1894 में इंट्रोड्यूस कराया था किसने, एमिल फिशर ने, और इसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट की शेप रखता है, और ये शेप जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की शेप को ही अपने साथ बाइंड कर सकती है। एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह हमने इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में पढ़ा कि ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और ये 1958 में इंट्रोड्यूस कराया था डैनियल कॉशलर ने, और इसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट एंजाइम की रिजिड इन नेचर नहीं होती, बल्कि ये अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक ढाल सकती है और फिर इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकती है प्रोडक्ट्स में। इसके बाद जो हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा वो था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम का, और हमने पढ़ा कि तकरीबन 2000 एंजाइम्स मौजूद हैं, मगर हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में। हमने इसके अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, और हमने ये देखा था कि लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। इसी तरह जो प्रोटीएज एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है और कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की ब्रेक डाउन कर सकता है और प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसी तरह कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इन एंजाइम्स के अलावा कोई भी एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अलावा कोई भी एंजाइम जो है वो कभी भी किसी भी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने बताए जो कि आ सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये भी लॉन्ग में आया हुआ है एग्जाम्स में, इसलिए आपने इस टॉपिक को भी ये नहीं समझना कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये एंड पे दिया हुआ है या बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाकी चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है, कोई भी ब्लू बॉक्स से उसको हाईलाइट करना है, और इस चैप्टर की भी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट वाइज, एमसीक्यूज वाइज और लॉन्ग वाइज, और किसी भी टॉपिक को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस की समरी चैप्टर नंबर 6 की, मतलब हमने ये देखा कि एंजाइम्स के चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। तो हमने ये देखा कि आपने मेटाबॉलिज्म की टर्म के बारे में पढ़ा, फिर मेटाबॉलिज्म की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा, एंजाइम्स क्या होते हैं वो देखा। इसके बाद फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी आप लोगों को बताया गया। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स किस तरह लो कर देते हैं ये भी हमने बताया, और किस तरह ये एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम्स एक्ट। उसके बाद फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी एंजाइम्स की कि एंजाइम्स कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जिनकी बेस पर ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं।
हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, जैसे कि एक्टिवेटर्स की, इनहिबिटर्स की, कोफैक्टर्स की, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, कोएंजाइम की। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने यूजेस देखे हैं कि एंजाइम्स हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि पपाया जो कि अनराइप फ्रूट जब होगा तब इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होगा जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मीट को गलाने के लिए। यानी हम देखते हैं कि जो कच्चा पपाया होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी मीट को गलाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हमने पढ़ा था पपाइन। पपाइन एंजाइम जो है वो यूज़ होता है गोश्त को गलाने में। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि प्रोटीन, लिपिड या स्टार्च के स्टेन्स को रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमने फूड, बेकिंग, ब्रूइंग और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ देखा है एंजाइम्स का। इसके अलावा हमने फैक्टर्स पढ़े जैसे टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। और हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखा एंजाइम का, और साथ साथ फिर हमने यहाँ पर पढ़े थे 2 मॉडल्स जैसे कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। और इसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि एंजाइम्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।